चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जानने के बाद अब अपन चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं में कहा गया है, सबसे पहली विशेषता, दो खाते या दो पक्ष का होना अनिवार्य है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो खाते या दो पक्ष का होना अनिवार्य है। जैसे बताया अभी आपको इसके पहले, दो पक्ष विकलन और समाकलन का होना अनिवार्य है। एक खाता विकलन होगा तो दूसरा समाकलन होगा। दो खातों का होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार होगा जब भी तो दो व्यक्तियों के बीच में व्यवहार होगा, चाहे वो नगद होगा चाहे उधार होगा। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में लेखा होगा तो दो खाते प्रभावित होंगे और दोनों खातों को दोनों पक्षों में एक साथ लेखा किया जाता है। जैसे राम को माल बेचा बोलने से राम पाने वाला हुआ, राम विकलन टू विक्रय, तो दो खाते प्रभावित हुए, एक राम और दूसरा विक्रय। तो राम और विक्रय दोनों जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, और राम पाने वाला था तो राम विकलन टू विक्रय, तो राम लिखकर अमाउंट विकलन में और विक्रय लिखकर अमाउंट समाकलन में। इसलिए कहा गया, इसकी पहली विशेषता है दोहरा लेखा प्रणाली की कि इसमें दो पक्ष खाते या दो पक्ष होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा बोलने से ही मालूम चलता है, दोहरा यानी दो पक्ष, विकलन और समाकलन। आगे बस में फिर कहा गया यहाँ पर दो खातों में एक साथ लिखा किया जाता है। दोनों खातों में एक साथ लिखा किया जाता है। जब भी हम लिखा करेंगे विकलन और समाकलन दोनों पक्षों में एक साथ लिखा करना। राम को माल बेचा, राम विकलन टू विक्रय, कॉलम रहेगा हमारा विकलन समाकलन वाला, तो राम विकलन करके विकलन में अमाउंट और विक्रय करके समाकलन में अमाउंट। तो दोनों सा एक साथ लिखा हो गया। ऐसा नहीं एक पक्ष में केवल लिखा करके हम छोड़ देते हैं अगर, तो हमारा एंट्री गलत हो जाता है। एंट्री गलत हो गया, आने वाले समय में सारा व्यवहार गलत हो जाता है। तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि सबसे पहली बात इसकी विशेषता है कि दो खाते या दो पक्ष, यहाँ पर दो खाते एक साथ प्रभावित होते हैं, दोनों खातों में एक साथ लेखा किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों पक्षों में एक साथ लेखा किया जाता है। तीसरा कहा जाता है, इसकी विशेषता है प्रभावित खातों में एक दूसरे के विपरीत लेखा करना। जब हम प्रविष्टि से खतौनी करेंगे तो खतौनी करते समय ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति का खाता बनाएंगे उसमें उसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे राम को माल बेचा बोला, तो एंट्री की अपन राम विकलन टू विक्रय, राम विकलन टू विक्रय, ये हमारा एंट्री हुआ। दो खाते प्रभावित हुए, राम और विक्रय। तो जब राम का खाता बनाएंगे तो हमारे ऊपर हेडिंग रहेगा राम का खाता, तो राम का खाता लिखेंगे। राम विकलन में है तो विकलन साइड लिखेंगे। जो जिसका भी खाता बनाते हैं तो हमको ध्यान देना है कि वो विकलन में है कि समाकलन में है। अगर राम का खाता बना रहे हैं और राम विकलन में है तो विकलन साइड लिखेंगे टू विक्रय, क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, टू विक्रय। विपरीत, एक दूसरे के विपरीत खाते का ही उल्लेख होगा। जो खाता बनाते हैं उसी खाते के नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। बस में विक्रय खाता बनाएंगे तो विक्रय कहाँ पर है हमारा, समाकलन, ऊपर हेडिंग रहेगा विक्रय या विक्रय खाता, और विक्रय समाकलन में है तो हमको समझ जाना है कि समाकलन पक्ष में जाना है। विक्रय समाकलन में है तो समझ जाना है कौन से पक्ष में जाना है, समाकलन पक्ष में जाना है। और समाकलन पक्ष में जाकर क्या लिखेंगे, बाई राम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई राम, एक दूसरे के विपरीत। तो ये पक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि जो खाता हम बना रहे हैं वो विकलन में है कि समाकलन में है। राम का खाता बनाए, राम विकलन में था तो विकलन में टू विक्रय, उसका अपोजिट दूसरे खाते का नाम। विक्रय खाता बनाएंगे तो विक्रय हमारा समाकलन में है तो समाकलन साइड, उसके साथ कौन सा खाता है, राम, तो बाई राम। इस प्रकार से खतौनी किया जाता है। तो इसकी विशेषता है यहाँ पर प्रभावित खातों में एक दूसरे के विपरीत लेखा किया जाता है। जब भी खाता बनाया जाता है तो जो खाते प्रभावित होते हैं यहाँ पर, तो दोनों का खाता बनाते समय जिसका भी खाता बनाएंगे उसके नाम का उल्लेख नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जो खाता है उस खाते का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। आगे बस में ये है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। फिर इसके बाद देखते हैं अपन दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत।
दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत में कहा गया यहाँ पर प्रत्येक सौदे द्वारा दो खाते प्रभावित होना। जो विशेषता है वही सिद्धांत में आ जाएगा। अभी हमने विशेषता में पढ़ेगी प्रत्येक सौदे में दो खाते प्रभावित होते हैं, तो सिद्धांत भी ये बोलता है हमारे यहाँ पर प्रत्येक सौदे के द्वारा दो खाते प्रभावित होते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। कैसा भी सौदा हो, नगद हो, उधार हो, वहाँ पर दो खाते एक साथ प्रभावित होते हैं। एक विकलन होता है तो दूसरा समकलन, एक पाने वाला होता है तो दूसरा देने वाला होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर कहा जाता है यहाँ पर दो खातों में एक साथ लिखा होना। विकलन समाकलन है, एक पाने वाला है, एक देने वाला है, तो दोनों पक्षों में एक साथ लिखा किया जाता है। ये नहीं कि केवल विकलन में लिखा कर दिए, समाकलन को छोड़ दिए, या समाकलन में लिखा कर दिए और विकलन को छोड़ दिए, ऐसा नहीं। दोनों पक्षों में एक साथ लिखा किया जाता है। और प्रत्येक खाते के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। और प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। प्रभावित खातों में एक नाम होता है तो दूसरा जमा होता है। जो भी खाते प्रभावित होगा उसमें एक पक्ष नाम होगा तो दूसरा पक्ष जमा होता है। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के विशेषता और इस प्रकार से इसी की जो है क्या होता है सिद्धांत। विशेषता हमारा अगर तैयार हो गया तो वही विशेषता हमारे सिद्धांत के अंतर्गत भी आ जाता है। आई बात समझ में? फिर बोलता है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। क्यों दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य तो कहा गया यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली को क्यों अपनाया जाता है। तो पहला कहा गया यहाँ पर शुद्धता की जांच। कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से खातों की शुद्धता की जांच हो जाती है। कैसे खातों की शुद्धता की जांच हो जाए? तो दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से प्रविष्टि किया जाता है। प्रविष्टि करने के बाद हम बनाते हैं तलपट। प्रविष्टि करने के बाद पहले हम बनाते हैं खतौनी करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर? खतौनी। प्रविष्टि करने के बाद खतौनी करते हैं और खतौनी करने के बाद खातों का शेष निकाला जाता है। खतौनी करने के बाद खातों का शेष निकाला जाता है और शेष निकालने के बाद उन खातों के शेषों से तलपट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तलपट। तो तलपट क्या है? एक विवरण है, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा जब बनाएंगे अपन तब। अभी आपको इतना जानकारी लेना है कि तलपट क्या है। तो तलपट एक विवरण पत्र है जो खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। इसमें खातों के शेषों को लिखा जाता है। जब हम खतौनी कर लेते हैं तो खतौनी करने के बाद हमारे पास दो प्रकार के शेष निकलते हैं, एक डेबिट शेष और दूसरा क्रेडिट शेष। इसी को बोलते हैं अपन विकलन शेष और दूसरे को बोलते हैं समाकलन शेष। ये विकलन शेष और समाकलन शेष होता क्या है? जब हम इस प्रकार से खतौनी करेंगे इस प्रकार से खतौनी करने के लिए पहले हम कॉलम बना लेंगे और हमारा कॉलम इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से हमारा कॉलम रहेगा तिथि विवरण राशि, तिथि विवरण राशि। तिथि विवरण राशि ये विकलन पक्ष, फिर तिथि विवरण राशि ये समाकलन पक्ष। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम एंट्री किए कोई भी बाई क्रय खाता बना लिए। मान लेते हैं हम यहाँ पर ऊपर हेडिंग रहेगा क्रय खाता और नगद माल खरीदा क्रय विकलन टू रोकड़। तो बताया था अभी आप लोग को, हमारा प्रविष्टि हुआ था क्रय विकलन टू रोकड़, मतलब नगद माल खरीदा। क्रय विकलन में आया है तो खतौनी करते समय हमको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी खाता बनाते हैं वो अगर विकलन में है तो विकलन साइड लिखना है। तो क्रय विकलन में आया तो क्रय विकलन साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके साथ क्या है? अपोजिट दूसरे खाते का नाम रोकड़। तब यहाँ लिखेंगे हम, पहला नंबर है तो पहला नंबर टू रोकड़।
गए विकलन में था तो विकलन साइड लिखे टू रोकड़, और मान लो इसका अमाउंट है 200। और इसके बाद समाकलन के लिए हमारे पास कोई मद नहीं है, समाकलन के लिए हमारे पास कोई भी मद नहीं है। तो 200 में से वहाँ से कुछ नहीं, घटाए नहीं, घटाने पर 0 निकला। तो ये बराबर करने के लिए अपन यहाँ पर लिखेंगे शेष ले ऑब्लिक ग। क्या लिखेंगे? शेष ले ऑब्लिक ग, मतलब शेष ले गिराया गया। और ये अमाउंट बराबर कर देंगे 200, और दोनों तरफ का योग जो है हम बराबर कर देंगे 200 और 200। इस प्रकार से हमारा ये शेष निकल गया। तो जिसका अगर विकलन का योग अधिक है और समाकलन का योग कम है, तो विकलन में से समाकलन को घटाने पर जो शेष निकलेगा वो कहलाएगा डेबिट शेष। ठीक है। इसी प्रकार अगर समाकलन का योग अधिक हुआ, समाकलन के योग में से विकलन को घटाने पर जो शेष निकलेगा वो कहलाएगा क्रेडिट शेष। आई बात समझ में? तो तलपट बनाते समय हमको यहाँ पे डेबिट शेष को तलपट के डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को तलपट के क्रेडिट शेष में लिखना है। जितने भी खाते हैं हमारे पास सभी का डेबिट शेष और क्रेडिट शेष तलपट में लिखने के बाद अंत में उसका क्या करेंगे? हम योग लगा देंगे। जब योग लगाएंगे तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे खाते में किसी प्रकार की भी कोई अशुद्धि नहीं हुई है। और अगर योग में अंतर पड़ गया, विकलन समाकलन का योग अलग अलग आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे खाते में कहीं ना कोई त्रुटि यहाँ पर अवश्य हुई। आई बस में तो तलपट शुद्धता की जांच की जाती है। तो शुद्धता की जांच किसके माध्यम से होती है? तलपट के माध्यम से। तलपट क्या है? तो खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया गया एक विवरण पत्र होता है। क्या लिखा जाता है इसमें? तो खातों के शेषों को लिखा जाता है पूरा, प्रविष्टि, खतौनी, तलपट। आगे तलपट का और महत्व जब जाए बताएंगे आपको, तो पूरे तलपट पर ही हमारा बही खाता निर्भर करता है। ठीक है। तो पहला उद्देश्य कहा गया यहाँ पर खातों की शुद्धता की जांच करना। इस तलपट के माध्यम से खातों की शुद्धता की जांच आसानी से हो जाती है। फिर कहा जाता है इसी में लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होना। शुद्धता की जांच हो गया। दूसरा होता है लाभ हानि का ज्ञान। लाभ हानि ज्ञान इससे कैसे हो जाएगा? हमको यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली से, तो दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से प्रविष्टि किया जाएगा, प्रविष्टि के बाद खतौनी किया जाएगा, और खतौनी के बाद तलपट बनाया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तलपट तक। तलपट के बाद व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है। तो व्यापार खाते से हमको सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी हो जाती है, और लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा लेखा करने से हमको व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ शुद्ध लाभ, या कुल कितनी शुद्ध हानि हुई, इसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। किसके माध्यम से? दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से। ठीक। फिर आगे यहाँ पे छल कपट रोकना। जो भी अकाउंटेंट है वहाँ पर लेखा करने का काम करता है, तो दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है और उससे हमारा तलपट तैयार होता है। तो वहाँ पे अगर मान लो वो लेखांकन किसी प्रकार से छल कपट करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर तलपट नहीं मिलेगा तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर इसने कोई हेरा फेरी यहाँ पर किया है। कहीं पे कोई अमाउंट कम लिखा है या कहीं पे कोई अमाउंट अधिक लिख दिया है और गबन करने की कोशिश किया है, वो पकड़ में यहाँ पर आ जाता है। तो कहा जाता है कि छल कपट रोकने में भी ये सहायक सिद्ध होता है। कौन सा प्रणाली? दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है। फिर कहा जाता है इसी के अंतर्गत भविष्य के लिए पूर्ण विवरण प्राप्त होना। दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से भविष्य के लिए पूरा विवरण प्राप्त हो जाता है। भविष्य क्या है? तो बताया तो हूँ अभी। दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से प्रविष्टि होता है। प्रविष्टि अगर हमारा हो गया तो खतौनी होता है। खतौनी अगर हो गया तो तलपट तैयार होता है। तलपट तैयार हो गया तो व्यापार खाता बनता है। व्यापार खाता बन गया तो उसके माध्यम से लाभ हानि खाता बनता है, और लाभ हानि खाता बन गया तो उसके माध्यम से अंतिम चरण जो होता है
चिट्ठा तैयार करते हैं, बैलेंस शीट। और चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, संपत्ति और दायित्व और संपत्ति। और उस दायित्व संपत्ति में लेखा करने के बाद जिस प्रकार से हमारा तलपट का योग बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार से चिट्ठे का योग भी बराबर होता है। और जब चिट्ठा बराबर दायित्व और संपत्ति का योग बराबर हो जाता है तो हम ये बस सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इतना काम किया जाता है किसके माध्यम से? दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से। और इससे हमको भविष्य के लिए सारी जानकारी भी मिल जाती है। ठीक।